हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे। हमारी लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन की बात हुई थी जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। देख लो एक बार, आप जिन लोगों ने कर लिया था अटेम्प्ट, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये बोला है कि एक बॉडी को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे इन्होंने प्रोजेक्ट किया है इस तरह से कि उस पर मैक्सिमम रेंज आनी चाहिए। ठीक है, वो बात समझ में आती है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पे याद करो, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो तो ज़ीरो हो जाता है। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है कि अगर ऐसे फेंक रहे हो तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। और वो कितना होता है? u cos थीटा के इक्वल होता है, जहाँ पे थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था और u इनिशियल वेलोसिटी थी। तो बस यही आंसर आ जाएगा। तो ये तो पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट वुड बी u cos थीटा। ठीक है ना, दैट्स इट। अच्छा, अब बात हुई थी इस क्वेश्चन की। फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड ए स्टोन ए इज ड्रॉप्ड जेंटली, यानी कि किसी पर्टिकुलर हाइट पे खड़े होके, सपोज करो यहाँ से इस हाइट पे खड़े होके यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है ना, यहाँ पे से इस बंदे ने एक पत्थर को नीचे फेंक दिया, जेंटली ड्रॉप करा है, मतलब कोई फोर्स नहीं लगा, ये फ्री फॉल किया है। तो ये ए नाम का ब्लॉक है, ये ऐसे नीचे की तरफ आता रहेगा। समझ पा रहे हो कि इस तरह से ही नीचे की तरफ गिरेगा। और क्या करा है? साइमल्टेनियसली इसी टाइम पे अनदर स्टोन बी इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, दूसरे स्टोन को सामने की तरफ फायर किया गया ऐसे, यानी वो इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए आएगा। आई बात समझ में? मतलब ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, जबकि ये वर्टिकली धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। तो आपसे पूछा है कि आपने पत्थर को ऐसे फेंका है तो ये जल्दी आएगा या ये जल्दी आएगा, विच ऑफ द टू स्टोन विल अराइव ऑन द ग्राउंड अर्लियर। तो आपका आंसर जो भी है यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि दोनों के दोनों स्टोन सेम टाइम पे ग्राउंड पे रीच करेंगे। दैट मीन्स आंसर वुड बी both stones will reach on the ground at the same time। अब ये कैसे हो गया? अब देखो, एट द सेम टाइम लिख लेना। देखो, इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी ये चीज़ होती है? ग्रेविटी होती है। तो भैया ग्रेविटी तो इस पर भी -g लगेगी और ग्रेविटी तो यहाँ पे जो बॉल आ रही होगी उस पर भी -g लगेगी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, इस वजह से दोनों की दोनों बॉल एक टाइम पे अर्थ पे आके गिरेंगी। इसको मैं तुम्हें इलस्ट्रेशन से दिखा भी दूंगा एग्जैक्टली कि एक सेकेंड बाद जहाँ पे ये बॉल होगी उतनी ही डाउनवर्ड हाइट ये वाली बॉल चल चुकी होगी। सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा, अभी देख लीजिए ज़रा, है ना। इस एग्जांपल के अंदर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका हॉरिजॉन्टली और एक बॉल नीचे की तरफ गिराई, तो दोनों बॉल पैरेलली सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ग्राउंड पे आके गिरेंगी। देखो, एक सेकंड बाद ये वाली बॉल यहाँ पे जो यहाँ पे आ रही है, दूसरी बॉल यहाँ पे है, जो ऐसे गिराई गई है वो यहाँ पे, दोनों यहाँ पे। देखो, दोनों की दोनों बॉल सेम ग्राउंड पे, मतलब सेम वर्टिकल हाइट कवर किए हैं ना। एक सेकंड के बाद फिर वो वाली बॉल यहाँ से यहाँ पे आ गई और ये वाली बॉल यहाँ से यहाँ पे आ गई। अब भी देखो दोनों का लेवल सेम है, 2 सेकंड के बाद बिल्कुल क्लियर देख लीजिए। अब देखो एग्जैक्ट सेम टाइम पे ग्राउंड पे आके दोनों की दोनों बॉल गिर गई हैं। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल क्लियर इलस्ट्रेशन हुआ कि जब हमारे पास पहली बॉल यहाँ पे थी तो दूसरी बॉल बिल्कुल इसके सामने थी। फिर नेक्स्ट बॉल हमारे पास, ये बॉल ऊपर से गिरते गिरते जब यहाँ पे पहुँच गई तो ये वाली बॉल भी हमारे पास इसी लेवल पे आई। फिर ये बॉल यहाँ पे आ गई और ये बॉल फाइनली इस जगह पे गिर गई। बात क्लियर हो रही है ना? तो देख लीजिए, इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि दोनों की दोनों बॉल पे, चाहे आप लोगों ने वर्टिकली डाउनवर्ड गिराई हो, चाहे आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल पाथ के लॉन्ग गिराई हो, दोनों की दोनों बॉल पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करता है, जिसकी वजह से दोनों की दोनों बॉल सेम टाइम पे आके ग्राउंड को हिट करेंगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलो अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल whose range is n times the maximum height। मतलब बहुत इजी सा है, मैक्सिमम हाइट का कनेक्शन रेंज से कर रखा है। और ऐसे क्वेश्चन क्रैक करना तुम्हें सिखाया था, तुम्हें याद हो तो, है ना। इसका ए पार्ट है, ये ए पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। आप याद करो, आपने एक ट्रिक सीखी हुई है क्या? रतन 4 हैं, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, जो रेंज, थीटा और हाइट में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। RH ट्रिक बताई थी ना, बस उसी को यूज़ कर लेंगे।
हमारे पास रेंज जो है वो n टाइम्स है मैक्सिमम हाइट की, तो मतलब गिवन किया हुआ है कि सर जो रेंज है दैट इज n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। नाउ वी नो दैट, हम लोगों को एक फॉर्मूला बड़े अच्छे से आता है यहाँ पे, तो कितना कम काम हो जाएगा, r tan थीटा, रतन 4 है, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। अब r की वैल्यू कितनी है, nh के इक्वल है, बहुत अच्छी बात है, इनटू में tan थीटा इज इक्वल टू 4h। h से दोनों साइड से h कैंसिल हो गया, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो tan थीटा को जब निकालूंगा तो 4/n आएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करूँगा आगे, tan थीटा कितना आएगा मेरा, tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी 4/n। तो थीटा कितना आ गया, थीटा आया tan इनवर्स 4/n। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, ऐसा हो सकता था कि वो रेंज को बोल देता 3 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट की, या रेंज को वो बोल देता 4 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट की। अगर 4 होता तो 4 से 4 कट जाता, 1 आता, और 1 1045 की वैल्यू होती है, वहाँ तो एंगल आप निकाल ही देते। ठीक है ना, तो जिस भी फॉर्मेट में बोले उसी तरह से हमारे पास सॉल्यूशन हम लोग कर पाएंगे। तो ये मेरा परफेक्ट आंसर हो गया। ईजी था ना क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ए बॉय स्टैंड एट 78.4 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग। एक लड़का बिल्डिंग से इतने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, एंड थ्रोज ए बॉल, और एक बॉल फेंकता है, विच जस्ट एंटर्स ए विंडो 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड। वो जो बॉल है एक विंडो में चली जाती है जो 39.2 मीटर की हाइट पे थी ग्राउंड से। बना लेते हैं ज़रा इस डायग्राम को, कि बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन नहीं होगा। हमारे पास सपोज ये हमारी बिल्डिंग है, ध्यान देखना, बिल्कुल क्लैरिटी कराने की कोशिश करूँगा। ये मेरी है बिल्डिंग, ठीक है, ग्राउंड लेवल बना लेते हैं, ये हमारा है ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड लेवल से जो विंडो थी जिसमें वो पर्टिकुलर बॉल पास आउट होके गई, पहले मैं यहाँ से फेंक देता हूँ बॉल को ताकि बनाना ईजी हो जाए। यहाँ पे वो बंदा खड़ा हुआ था, यहाँ से उसने बॉल फेंकी, और वो बॉल कहाँ चली गई, एक विंडो थी इस जगह पे, इस विंडो के अंदर एंटर कर गई। ये विंडो कितनी हाइट पे थी, ये विंडो थी 39.2 मीटर की हाइट पे ग्राउंड से, है ना। कुछ इस तरह का पाथ बनाते हुए वहाँ पे एंटर कर गई। जो ये बंदा था ये कितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था, ये 78.4 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था बिल्डिंग से, ऐसा उसने दिया हुआ है। तो बिल्डिंग से इसकी डिस्टेंस भी हो गई, ठीक है। ये हमारी बिल्डिंग हो गई, उस बिल्डिंग की एक विंडो में बॉल जाके एंटर कर जाती है। अच्छा, बॉल की उसने कुछ इनिशियल स्पीड दे रखी है क्या कहीं पे, तो बॉल की नहीं दे नहीं रखी उसने। यहाँ पे और क्या बोला है, वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड द विंडो रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ द मोशन। देखो इन्होंने एक बात क्लियर बोल भी दी यहाँ पे, कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ग्राउंड की और विंडो के बीच में वो मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। भाई देख लो, ये बात कॉमन सी भी है कि ये जो है ये मैक्सिमम हाइट है। क्यों, अगर सपोज करो कि ये बिल्डिंग ना होती, अगर बिल्डिंग ना होती तो ये पूरी की पूरी बॉल ऐसे पास आउट होते होते ऐसे आके गिरती या नहीं गिरती, ये सुन लो, पूरे का पूरी कंप्लीट प्रोजेक्टाइल पाथ ऐसे तो बनता है इसका, पैराबोलिक पाथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बिल्डिंग ना होती तो ये ऐसे जाने वाली थी, और अगर ऐसे जाने वाली थी तो मैक्सिमम हाइट 39.2 मीटर की आती। रियलिटी में विंडो के अंदर एंटर कर गई, ठीक है, ख़त्म हो गई कहानी। तो 39.2 मीटर की हाइट अभी भी बनेगी अगर मैं यहाँ से पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर करूँ तो। और रेंज कितनी हो जाएगी, 78.4 यहाँ पे, और सिमेट्रिकली 78.4 यहाँ पे। यानी अगर रेंज की बात करूं तो यहाँ से R कितना आएगा सर, R आ जाएगा 2 × 78.4 मीटर, यस और नो। तो ये कहानी हमारे पास होती है। पूछा क्या है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल। आपसे पूछने कि बताओ कितनी वेलोसिटी से उस बॉल को प्रोजेक्ट किया गया था। भाई किसी थीटा एंगल पे किया गया होगा, हमें तो एंगल भी नहीं पता, ठीक है। तो u की वैल्यू आपसे पूछी है, आपको क्या क्या पता लग गया, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पता लग गई, आपको रेंज पता लग गई। रेंज ये नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, ये आधा रास्ता है बिल्डिंग से उस बंदे के डिस्टेंस से, रेंज तो कंप्लीट होती है ना टोटल ओवरऑल। तो रेंज भी हमारी पता लग गई हम लोगों को। फॉर्मूले लगा दो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बन गया, नहीं बन गया अभी ये, भाई हमारे लिए बिल्डिंग खत्म हो गई, हमारे लिए तो भी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बन गया पूरा का पूरा। तो h = u² sin² थीटा अपॉन 2g, ठीक है। इसके अलावा r = u² sin 2 थीटा अपॉन g, ठीक है भाई। दोनों की दोनों वैल्यूज़ हम लोगों को पता है अच्छे से, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को
डिवाइड कर दीजिए। अदरवाइज़ एक ऑप्शन और भी है हमारे पास यहाँ पे, देखो क्या एक अच्छा ऑप्शन आपको बताता हूँ। आपके पास अभी भी फॉर्मूला था ना RH ट्रिक वाला, रतन 4 हैं, आपने वो पढ़ा हुआ है ना, तो आप उसी को अप्लाई कीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। आपने क्या कर रखा है, रतन 4 हैं, r tan थीटा इज इक्वल टू क्या है 4h, ठीक है ना। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 2 × 78.4, tan थीटा इज इक्वल टू 4h, h कितना है, हाइट आई थी 39.2 मीटर, ठीक है ना। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा हमारे पास आ गया 4 × 39.2 अपॉन 2 × 78.4, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यूज़ मतलब आपके पास 39.2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 78.4 बन रहा है, अब वो नीचे वाले से कट जाएगा, मतलब 1 आंसर आएगा। tan थीटा कितना आया, 1 आया। ईजी पड़ गया ना, फॉर्मूले नहीं लगाने पड़े, इनसे आप बच गए, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। डायरेक्टली बाय RH ट्रिक r tan थीटा इज इक्वल टू 4h होता है, तो tan थीटा बनाया, थीटा कितना आया यहाँ से, थीटा हो जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है भाई। हमसे बट ये तो पूछा नहीं था सर, आपने ये क्यों निकाल दिया, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं पूछा था, यू तो पूछा था ना तुमसे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका है, अब इस थीटा की वैल्यू को इसमें फिल कर दो, चाहे इसमें फिल कर दो, हो जाएगा तुम्हारा काम खत्म, है ना। किसी भी एक चीज़ में पुट कर दो, सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, तो क्या करूँगा मैं यहाँ से, देखो जरा एक मिनट, यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है, मैं इसी को यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो भाई, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट हम लोग कि इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से h इज इक्वल टू, h कितना है 39.2, तो 39.2 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो h इज इक्वल टू 39.2 यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 आ जाएगी सिर्फ, अपॉन में 2g, 2 × g कितना 9.8 लेने को बोला हुआ था। यहाँ से सॉल्व करोगे आसानी से तुम्हारी u की वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे, हो गई कहानी खत्म। भाई देखो कुछ भी नहीं है, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 मत काट देना, 2 नीचे आ जाएगा और यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, बड़े आराम से पार्टीशन आ जाएगा, क्योंकि जो ये तुम्हारा 39.2 है ना, इसको भी अगर मैं बताऊँ तुम्हें 39.2 कुछ और नहीं है, ये 9.8 का ही 4 टाइम्स होता है। तो इसको आपने 9.8 × 4 लिख लिया, 9.8 × 4 यहाँ से बन रहा है, तो सॉल्यूशन जब करोगे ना तो u की वैल्यू आ जाएगी 9.8 × 4, यानी u आएगा सॉल्व करके 39.2 मीटर पर सेकंड, सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था कि विंडो में एंटर कर गई कोई बॉल, तो हम लोगों ने विंडो को तो हटा, हमने बिल्डिंग को ही हटा दिया, हमने पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर कर लिया। उसके अकॉर्डिंग मुझे आर भी पता था, मेरे को क्या पता था, आर के अलावा एच भी पता था, और मैंने RH ट्रिक लगा के यहाँ से थीटा निकाला, और थीटा की वैल्यू को या तो एच के फॉर्मूले में रख दो या आर के फॉर्मूले में रख दो, तुम्हारे पास यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से क्रैक किया जाता। अब देख लीजिए, आपको एक इलस्ट्रेशन देना है कि किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके, किसी टावर के ऊपर खड़े होके अगर वहाँ से कोई चीज़ गिराई जाती है नीचे की तरफ, तो सोचो जब यहाँ से कोई चीज़ फेंकी जाएगी तो इनिशियली तो उसका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट होगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0 होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट होगा उस वेलोसिटी का जो भी होगा। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट, y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा उस कंपोनेंट में, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। यहाँ पे वैल्यू भी डिस्प्ले होंगी, देख लेना, x कंपोनेंट यहाँ पे जो भी होगा वो सेम आने वाला है, y कंपोनेंट धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ तुम्हें नजर आएगा टाइम के साथ साथ। देख लीजिए ध्यान से, देखो ये 100 है पूरी जर्नी में, देखते ना ध्यान से, ये जब स्टार्ट होती है जर्नी तो ये 100 ही रहता है x कंपोनेंट, यानी ये कंपोनेंट चेंज ही नहीं हो रहा, जबकि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि y वाला कंपोनेंट 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 से देखो, फिर स्टार्ट होती है 20, 30, 40 ऐसे करते करते 120 पे ख़त्म होता है। बात क्लियर हो रही है ना। तो एक कॉमन सा इलस्ट्रेशन दिखाया हुआ है जिससे समझ में आएगा कि हाँ इस तरह से कोई बात होगी। तो यानी जब ये चीज़ ग्राउंड को हिट करेगी, तो जब ये चीज़ यहाँ से आते 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 ऐसे करते करते जब ग्राउंड को हिट करेगी, तो ग्राउंड को हिट करने के टाइम पर भी इसका ये वाला कंपोनेंट तो ऊपर जैसा ही रहेगा Vx, भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होना ही नहीं होना, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा हर बार। तो आप क्या करोगे, आप ये वर्टिकल कंपोनेंट उसका निकाल लोगे, और जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट लगभग यहाँ पे कहीं पे आएगा जो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। यानी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि इस तरह से किसी हाइट पे से आप लोगों को प्रोजेक्टाइल को फेंका और वो ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, तो ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा उसको निकालने के लिए इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना। तो
तो Vx तो ऑलरेडी पता होगा, जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी होगी उसको तो निकालना नहीं है, हमेशा आपको डाउनवर्ड कंपोनेंट निकालना पड़ेगा और फिर दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि दोनों 90 पे हैं। तो v कैसा आ जाएगा ये वाला, तो ये v आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर कराई थी आपको पहले भी। तो रिजल्टेंट ये v निकाल सकते हैं हम लोग इस तरीके से। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन आपके दिया हुआ, भाई इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑब्जेक्ट कितनी देर में यहाँ पे आके गिरा, कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की और कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, ये 3 बातें पूछी जाती हैं इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। तो इलस्ट्रेशन तुम्हें दिखा दिया, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ के ऊपर बेस्ड। ठीक है, चलो देखो ये एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इसमें सारी बातें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी दे दी 98 मीटर पर सेकेंड। एक हिल के ऊपर से इसको फायर किया गया है और हिल की हाइट कितनी है, 490 मीटर। मतलब कुछ ऐसा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करूँ कि मेरे पास एक हिल है ना, एक कोई पहाड़ी होगी कुछ भी, मैं फ़िलहाल तो एक बिल्डिंग सी बना लेता हूँ, मान लो बस ये है ना, इस तरह से यहाँ पे से किसी चीज़ को फायर किया गया है और सामने की तरफ वेलोसिटी है उसकी कितनी, 98 मीटर पर सेकेंड। धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, और जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाला होगा है ना, ग्राउंड पे सपोज इसने किसी v वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, उसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 98 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, मानते हो बात भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होना कभी भी, यहाँ भी 98 था, यहाँ भी 98 रहेगा। वर्टिकल का मुझे पता नहीं, ये वर्टिकल कंपोनेंट मेरे को निकालना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इसका रिजल्टेंट जो है ना ये v ये कैलकुलेट करवा दूंगा। मान लो मेरी ग्राउंड यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है ना, ये ग्राउंड मेरी ख़त्म हो गई, मैंने यहाँ से डैश डैश करके बना दिया। और ये हाइट कितनी है ग्राउंड से इस पहाड़ी की, यहाँ पे 490 मीटर की हाइट पर ये हिल प्रेजेंट है। तो 490 मीटर की हाइट पे एक पहाड़ी थी, वहाँ से 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सामने की तरफ किसी चीज़ को फेंका गया है ना, किसी चीज़ से प्रोजेक्ट किया गया, तो वो ऐसे रास्ते को फॉलो करते करते स्ट्राइक करेगा। तो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा किसी v वेलोसिटी से, तो दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट लेना पड़ता है। ये तो सेम टू सेम हैगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होता ना, प्रोजेक्टाइल में समझाया था, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके v निकाल पाओगे। देखो v पूछा है इसने, द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, है ना, मैंने कहा था नहीं पूछता है, G9 पॉइंट लेके चलना है। चलो पहले क्या पूछा, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, यहाँ से प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड तक आने में कितना समय लगा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से नीचे की तरफ बात कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन की बात करेंगे सॉल्यूशन करते वक्त। तो फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन करते वक्त टेकिंग वर्टिकल मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन बल्कि, है ना, नीचे की तरफ चीज़ों को फेंक रहे हो, टेकिंग वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, है ना। वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन की अगर बात करेंगे तो मेरे पास वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं है ना भाई, आप यहाँ पे हो, यहाँ पे आपके पास सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। नीचे की तरफ अगर कोई बात करे ना कि इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है क्या, तो भैया इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। फिलहाल इस पॉइंट पे सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। आप वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हो, तो अगर आप इक्वेशन लगाओगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पे s की जगह तो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट आ जाएगी। भाई पहले पत्थर आपके पास यहाँ पे था, फिर बाद में यहाँ पे पहुँच गया, तो वर्टिकली कितना कवर किया इसने, 490। तो ये तो हमें पता है। इनिशियल वाला पार्ट 0, भाई ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा ना, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो प्लस 1/2 इंटू जी की जगह 9.8 प्लस का आएगा क्योंकि ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, इंटू टाइम का स्क्वायर। आई बात समझ में, कितना आसानी से निकाल पाओगे। तो 2 से ही कितने टाइम कट जाएगा, 2 से 4.9 टाइम्स कट जाएगा। अब टी स्क्वायर निकाल लो, तो टी स्क्वायर हमारे पास आया 490/4.9। तो यहाँ से 0 हो गया, 49 से 49 कट गया, तो ये टी स्क्वायर आ गया 100। तो टी कितना आया, टी आया 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड लगेंगे इस प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड तक पहुँचने में या ग्राउंड को हिट करने में। मेरी बात समझ में आ गई। वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन जब ले रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना, फाइनल आएगी, फाइनल 0 नहीं होगी, वो तो हम निकालेंगे भी बाद में। तो इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0 है, सारी की सारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है हमारे पास। ठीक है, चलो फिर क्या पूछा सेकंड पार्ट में,
द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम फूट ऑफ द हिल। हिल का फूट कौन सा है, ये है ना, यहाँ से पत्थर गिरा है इस जगह पे, तो ये डिस्टेंस तुम्हें निकाल ली है, जिसको तुम क्या बोल सकते हो, कुछ भी एक्स डिस्टेंस बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये तुम्हें निकालनी है। सर फार्मूला लगा दो, फार्मूले मत लगा देना डायरेक्टली, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फार्मूला थोड़ी ना लगाया, इक्वेशन लगा के निकाला, क्योंकि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं है। ऐसा ही हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला मत लगा देना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं है, ऊपर से नीचे फेंक रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, सिंपल मैथमेटिक्स, सेकंड बी वाला पार्ट है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है हमें वो निकालनी है, वो कैसे आ जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी, हॉरिजॉन्टल स्पीड आएगी, सीधी सी बात है। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, टाइम तो टाइम होता है। अब टाइम तो 10 सेकंड का है, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, हॉरिजॉन्टल स्पीड तो पूरी जर्नी में कांस्टेंट रहेगी 98 मीटर पर सेकंड की, तो ये है 98 मीटर पर सेकंड की। तो कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने, 980 मीटर की डिस्टेंस पे जाके ये यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे जाके स्ट्राइक किया होगा। ठीक है, दूसरा तरीका आ गया आपको निकालने का, मतलब डिस्टेंस निकालने का तरीका समझ में आ गया। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लगाओगे आप यहाँ पे, द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। अब किस वेलोसिटी से हिट करेगा, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वी वाई निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। इसके लिए फिर से क्या करूँगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी लूँगा। इनिशियल मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0 पता है, फाइनल मुझे निकालनी है, काम चल जाएगा मेरा। तो सी पार्ट जब सॉल्व करूँगा तो क्या करूँगा, टेकिंग वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, टेकिंग वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन जब लेंगे फिर से क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सब कुछ वाई डायरेक्शन का लेंगे। तो वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, इसी को तो ढूंढ रहे हो, ये तो पता ही नहीं है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 9.8 है पॉजिटिव में, टाइम स्लॉट तो 10 सेकंड का ही है, तो वी वाई कितना आ गया, वी वाई 98 मीटर पर सेकंड आ गया। तो फाइनली हुआ यूँ कि मेरे पास एक्स कंपोनेंट भी पता है, मतलब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी पता है, कितना 98 मीटर पर सेकंड, और बाई चांस यहाँ पे वाई कंपोनेंट भी कैसा आया, 98 मीटर पर सेकंड आया। तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब तो रिजल्टेंट निकालना और भी ईजी हो गया। तो उनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, इस वाले पूरे बॉक्स को पूरा करोगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ से ऐसे आएगी। तो v कैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत ईजी है सर, स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब वी एक्स का भी स्क्वायर 98 है, तो 98 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 98√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत इजीली हो गया। तो 98√2, क्योंकि दोनों सेम थे ना, तो एक 98 स्क्वायर में से बाहर आके 98 बन गया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 + 1 √2 मैंने निकाल दिया। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ये किया जाता है। इस क्वेश्चन को बच्चों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन ऐसा है जो काफ़ी बार रिपीट होता है, इस टाइप का क्वेश्चन, कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़े होकर वहाँ से कोई चीज़ फेंकी जाती है, तो आपसे टाइम पूछेगा, कितनी डिस्टेंस में हिट करा वो डिस्टेंस पूछेगा, किस वेलोसिटी से हिट करा वो वेलोसिटी पूछेगा। तो किस तरीके से करते हैं ये तुम्हें समझ आना चाहिए, सारी बातें जो मैंने आपको सिखाई है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये 2 क्वेश्चन फिर से एनसीईआरटी के हमारे आ गए। इसको कैसे करेंगे, 4.15, 4.16। देखो एनसीईआरटी में सब कुछ उल्टा पुल्टा है, सब कुछ सीक्वेंस में पढ़ाना पड़ता है, इसलिए टेंशन मत लिया करो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं ना, सारे अपना आप करा दूंगा, या आपको होमवर्क से करने को कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, तो कुछ छूटेगा नहीं जो इंपॉर्टेंट है कभी भी। चलो 4.15 क्या बोला है, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज़ 25 मीटर हाई। एक हॉल की सीलिंग बना लेते हैं, 4.15 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना, तो इसकी सीलिंग बना लेते हैं एक हॉल की। सपोज हॉल का फ्लोर ये रहा और हॉल की सीलिंग ये रही। कितने मीटर की हाइट की है सर, 25 मीटर की हाइट की है, तो ये सीलिंग है 25 मीटर की हाइट की। ठीक है, 25 मीटर। What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड can go without hitting the ceiling of the hall? यानी एक बॉल को फेंकना है और इस तरह से फेंकना है, सपोज यहाँ से बॉल को फेंका गया कि वो बॉल ऐसे जाते जाते सीलिंग को हिट किए बिना बिल्कुल उसे छू के बस ऐसे घूम के आ जाए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, उस बॉल के थ्रू जो मैक्सिमम अटेनेबल हाइट होनी चाहिए वो 25 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 25 मीटर से ज़्यादा होगी तो वो बॉल जाके इसके सीलिंग पे
टकरा जाएगी और वापस एकदम नीचे गिर जाएगी। हम क्या चाहते हैं, बॉल ऐसे फेंको कि 40 मीटर पर सेकंड से फेंकना है। 40 मीटर पर सेकंड से बॉल फेंकी करते 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 ऐसे टच होके ऐसे आके गिर जाएगी। यानी पाथ अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह का पाथ होगा इसका। यानी 25 मीटर कैसा काम कर जाएगा, मैक्सिमम हाइट की तरह काम कर जाएगा, है ना। तो इसको फेंका गया यू वेलोसिटी से, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 मीटर पर सेकंड दे रखी है। और कंडीशन ये है कि इस तरह से फेंकना है कि ये सीलिंग को टच किए बिना, मतलब सीलिंग पे स्ट्राइक हुए बिना नीचे चली जाए। यानी सीलिंग को बस बिल्कुल सीलिंग के नीचे से छूती हुई ऐसे पहुंच जाए, घिसर के पहुंच जाए सीलिंग पे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। बट अगर 25 मीटर की हाइट से ज़्यादा मैक्सिमम हाइट हो गई इस प्रोजेक्टाइल की तो टकरा जाएगी ना एकदम से सीलिंग पे और नीचे गिर जाएगी। तो यानी 25 मीटर विल बी एक्ट एज द मैक्सिमम हाइट। तो हेयर द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी हो सकती है, 25 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ गई। इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, u है 40 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा है, कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक वो ऑब्जेक्ट जा सकता है। तो आपसे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछी गई है, तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हम लोगों को, कितनी आएगी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये बात देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोगों को यानी रेंज निकालनी है। ये रेंज के बारे में हमसे जिक्र किया गया है कि ये रेंज बता दो कितनी है। अब कैसे सॉल्व करें, हम लोगों को हाइट तो पता लग गई, तो बस अब इसी से काम चल जाएगा हम लोगों का। तो फॉर्मूला लगाएंगे h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फॉर्मूला क्यों लगा पाए, कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है इसलिए लगा पाए। h कितना है, 25 मीटर का है। ठीक है भाई, u स्क्वायर, u है 40 का स्क्वायर, तो 40 इंटू 40 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका तो पता ही नहीं बेचारे का, अपॉन में 2g, g की जगह मैं 10 रख लेता हूँ फिलहाल कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो 22 जा 40 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलाते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 25 अपॉन 42 जा 80 ये आएगा। थोड़ा सा सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आया, 5 से काट दो, 5 5 जा 25 और अपॉन में 16। तो साइन थीटा कितना आया मेरे पास, साइन थीटा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 4। तो मेरे पास ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। बट साइन थीटा की वैल्यू से क्या होगा, मुझे तो रेंज निकालनी है। तो भैया रेंज कैसे निकालेंगे, आपको ये तो निकालनी है कि कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये ऑब्जेक्ट जाएगा। यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन जी मत लगा देना, आर मैक्स वाला फॉर्मूला। कई बार बच्चे ये लगा देते हैं कि ये तो बहुत आसान है ना। यहाँ पे सीलिंग को फिक्स कर दिया उसने, एच को फिक्स कर दिया है, 25 मीटर से ऊपर नहीं जा सकते। तो आपको एच के फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ से एंगल निकालना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि कितने एंगल से फेंकूँ, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में तो हमेशा 45 से फेंकते हैं, है ना, हमेशा 45 से फेंकते हैं तो मैक्सिमम रेंज हो जाती है। बट यहाँ तो सीलिंग भी है ना, 45 से फेंकते हैं ओपन ग्राउंड में, यहाँ ओपन ग्राउंड नहीं है, आप घर के अंदर खेल रहे हो, तो सीलिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे थीटा कुछ और होगा, यहाँ पे थीटा वो नहीं होगा जो आप 45 समझ रहे हो। तो थीटा होगा कुछ और, हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे तो बाउंड्री दे दी सीलिंग ऊपर उसने रख दी हमारे। तो अब साइन थीटा हम लोगों ने निकाल लिया, तो मुझे रेंज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब साइन 2 थीटा कैसे निकालूंगा, साइन थीटा से तो साइन 2 थीटा निकलता नहीं है। तो क्या करोगे, साइन 2 थीटा का वहाँ फॉर्मूला खोलना पड़ेगा और उसमें कॉस थीटा भी आएगा। तो भैया आपको यहाँ पे कॉस थीटा भी चाहिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बना 10th क्लास का फिलहाल के लिए। साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 5 अपॉन 4 है, इससे कॉस थीटा निकाल लो। आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लो। तो यहाँ पे रूट 5/4 का स्क्वायर कितना होगा, 5 अपॉन 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, इसलिए निकाल रहा हूँ, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। 1 माइनस 5 अपॉन 16, 16 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, 11 अपॉन 16। तो ये बचा 11 अपॉन 16। तो कॉस थीटा कितना आया, कॉस थीटा आया स्क्वायर रूट ऑफ 11 अपॉन 4। ठीक है, अब निकाल लो अपनी रेंज। देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर, यू की वैल्यू 40 इंटू 40 से फेंका था ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, अपॉन में जी कितना है, 10 लिया था हम लोगों ने। चलो 10 से 4 बार कट गया, तो 4 4 जा 16, 160 इंटू 2 साइन थीटा कितना है, साइन थीटा आया है रूट 5 अपॉन 4 इंटू कॉस थीटा कितना आया है, रूट 11 अपॉन 4।
तो जितना सॉल्व होगा उतना कट कर देंगे। 4 4 जा 16, 16 से कट गया 10 टाइम्स, 10 2 जा 20, 20 रूट 5 11 जा 55, तो इतना मीटर है ना। चाहोगे आप रूट 55 की वैल्यू निकाल लेना, अदरवाइज आप इसे यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गई ना किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे साइन थीटा जब हम लोगों ने निकाला तो साइन थीटा के साथ साथ मुझे कॉस थीटा की वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट पड़ी। अब कॉस थीटा की वैल्यू की भी जब रिक्वायरमेंट पड़ी तो मैंने इसको भी निकाल लिया ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प कर से। अब हमने आर का फॉर्मूला लगाया, इस आर के फॉर्मूले से हमारे पास हमारी फाइनली रेंज भी तैयार हो गई इस जगह पे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन था, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इतना डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि ओ अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये मैक्सिमम हाइट है 25, यहाँ लगा कि यू स्क्वायर अपॉन जी निकाल लेंगे। बच्चों अगर यू स्क्वायर अपॉन जी होता है यहाँ पे तो सोचो ना, फिर इसके मतलब आप यू स्क्वायर अपॉन जी को आर मैक्स बोल रहे हो तो थीटा तो फिक्स हो जाता, पहले ही 45 हो जाता, बट उससे आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कुछ और आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री फिक्स कर रखी है, इस वजह से यहाँ पे बाउंड्री फिक्स है, तो आप 45 के एंगल पे फेंको हर बार, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर ओपन ग्राउंड होता तो बात सही थी ये। चलो अब 4.16 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है। जब आपको लास्ट में एक लेक्चर कराऊंगा उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए बड़े अच्छे अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा प्रोजेक्टाइल के ऊपर, वहाँ बात और अच्छे से समझ में आएगी, याद दिलाऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन कराया था। तो ये कॉम्पिटिशन में पूछा हुआ है, ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अब देखो किसी सीलिंग की बात नहीं हुई है, कोई मतलब घर के अंदर नहीं खेल रहा है, तो उसका मतलब ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम रेंज की बात हो रही है। यहाँ पे 100 मीटर की रेंज है उस पर्टिकुलर बंदे की जो फेंक पाता है, मैक्सिमम रेंज। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। तो वो क्रिकेटर उसी बॉल को ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट पे फेंक पाएगा। अब मैक्सिमम हाइट ऐसे फेंकने पे तो बहुत ज़्यादा आनेगी नहीं, बट अगर आप इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंको तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। यानी जो पूछा है ना इसने बाद में कि हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, तो अब की बार अगर उसे मैक्सिमम हाइट चाहिए ग्राउंड से, तो ऐसा बोला तो नहीं है कि पैराबोलिक पाथ पे फेंकना है, तो पैराबोलिक पाथ पे ना फेंक के इसको हम लोग ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड फेंकने की कोशिश करेंगे और तब निकालेंगे सोल्यूशन। तो पहले तो उसका यूज़ कर लो, क्या बोला है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए तो ऐसे ही फेंकेगा ना भाई। आपको कोई भी चीज़, आप हैमर थ्रो में अपने पार्टिसिपेट ले रखा है, जेवलिन थ्रो में पार्टिसिपेशन ले रखा है, तो उसको आपको हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम डिस्टेंस तक तो फेंकना होता है, तो ऐसी तो उसको फेंकते हो उस तरह से पाथ बनाते हुए, तो ठीक है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर की दे रखी है मेरे को, तो बी पार्ट में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर मैक्स दे रखा है 100 मीटर का। ठीक है, तो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू है ये 100 मीटर। ठीक है भाई, हमसे पूछा क्या है, हमसे वो बोला है यहाँ पे कि भैया हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, ग्राउंड से कितनी हाइट पे वो क्रिकेटर उस बॉल को फेंक सकता है। तो क्या लिखूंगा, टू थ्रो द बॉल एट मैक्सिमम हाइट, या अप टू मैक्सिमम हाइट लिख लेना, अप टू मैक्सिमम हाइट द पर्सन, अगर बॉल को मैक्सिमम हाइट पे फेंकना है तो द पर्सन शुड थ्रो इट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। कहाँ पे फेंकना चाहिए उसको, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकना चाहिए, तभी जाके बात बन पाएगी, तभी जाके वो मैक्सिमम हाइट कवर कर पाएगा। तो नीचे से छोड़ोगे उसको, नीचे से ऊपर की तरफ छोड़ोगे ना, तो नीचे से कितनी वेलोसिटी से छोड़ोगे उसको, सपोज यू वेलोसिटी से छोड़ोगे ये वाली, तो ऊपर जाते 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 कितनी हो जाएगी ये, यहाँ पे जाके वेलोसिटी फाइनली 0 हो जाया करती है। बात समझ में आ रही है ना। तो आपसे यही तो पूछा कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड की उसको फेंक सकता है, बस आराम से निकाल लोगे। यू तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब ऊपर जाते जाते सपोज करो h हाइट तक ये ऑब्जेक्ट पहुँच पाया, तो लगा दो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ तो इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी ना, क्या लगाओगे, थर्ड वाली लगा दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्या बात समझ में आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ तो माइनस का 2gh आएगा। ये बात मैंने आपको क्लियर कराई थी कि किस सिचुएशन में नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तब माइनस वाली इक्वेशन लगेंगी, जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो प्लस वाली इक्वेशन लगेंगी। अब फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, यू स्क्वायर, अब यू स्क्वायर हमें अभी पता नहीं है, माइनस 2gh,
तो 2GH इज इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर हो गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर अपॉन 2g आ गई। और इसमें से यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू तो आप इक्वेशन 1 से यहाँ से भर सकते हो। तो ये कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 100 आ जाएगी। अपॉन में कितना है 2, तो हाइट कितनी आई 50 मीटर। बात समझ में आ गई मेरी। ऐसे निकालते हैं, ऐसे क्रैक करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे यही बच्चे गलती करते हैं कि वो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी निकाल लेंगे, फिर मैक्सिमम हाइट को देखते वो फिर फॉर्मूला ये लगा देंगे h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। भैया फंस गए आप यहाँ पे। आप कभी भी ऑब्जेक्ट में कोई आपको फ्री हैंड दे रखा है, उसने बोला ये लो बॉल, इस बॉल को आपको मैक्सिमम हाइट तक फेंकना है, जितनी ऊपर फेंक सकते हो उतनी ऊपर फेंको। तो भैया तुम बेवकूफ़ी थोड़ी ना करोगे कि आप उसको प्रोजेक्टाइल पाथ पे थोड़ी ना फेंकोगे। प्रोजेक्टाइल पाथ पे जो ये हाइट आती है, ये हाइट कभी भी उतनी नहीं आ सकती जितनी वर्टिकली फेंकने पे आएगी, क्योंकि ऐसे फेंकने पे यहाँ पे कंपोनेंट टूट जाते हैं ना वेलोसिटी के। जबकि वर्टिकली अगर फेंका होता तो पक्का ये आपकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइट तक गई होती। तो मैंने यहाँ पे यही करना होता है कि मैक्सिमम हाइट पूछे कितनी ऊपर फेंक सकता है, तो भैया वर्टिकली ऊपर फेंकवाओ उससे, तब जाके ज़्यादा ऊंचाई पे जा पाएगी चीज़ें। तो 50 मीटर की हाइट पे आप फेंक पाए उस चीज़ को। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो था ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलो एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का 4.30, इसको देख लेते हैं। एंड देखो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन बड़े क्लासिकल हैं सारे के सारे, कॉन्सेप्ट बहुत सही से समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन करने होते हैं बहुत सही में। चलो एक फाइटर प्लेन है, ये फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर विद स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर। इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, इतनी स्पीड से उड़ रहा है। पासिस डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। किसके ऊपर से होके गुजरता है, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से होके गुजरता है। मान लो कि हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन इस जगह पे है ये, ठीक है, मैं ए से बना देता हूँ। ये मेरी एंटी एयरक्राफ्ट गन यहाँ मैंने लगा रखी है अपनी ग्राउंड पे, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है। ये जो एरोप्लेन उड़ रहा है, जो जेट प्लेन उड़ रहा है, वो यहाँ पे से पास आउट होता है, बिल्कुल वर्टिकली उसके ऊपर से पास आउट होके जाता है ना डायरेक्टली ओवरहेड। ये कितनी वेलोसिटी से उड़ रहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 720 किलोमीटर पर आवर। इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। और कितनी हाइट पे उड़ रहा है, ये 1.5 किलोमीटर की हाइट पे उड़ रहा है यहाँ से, तो ये 1.5 किलोमीटर की हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से चाहते हैं इसको हिट करके, स्ट्राइक करके इसको नीचे गिराने की हम लोग। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, वर्टिकल से कितने एंगल पे, ध्यान रखिएगा एंगल जो पूछा है ना वो वर्टिकल से पूछा है अब की बार, कि वर्टिकल से कितने एंगल पे शुड द गन बी फायर्ड फॉर द शेल विद मजल स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड टू हिट द प्लेन। कि इस गन को वर्टिकल से कितने एंगल पे फायर करूं कि इसमें से जो वो बुलेट निकले, जो इसमें से मिसाइल है, जो भी है वो चीज़ निकले, तो वो इस एंटी एयर इस वाले जेट प्लेन को स्ट्राइक कर पाए। अब देखो जेट प्लेन ऐसे उड़ रहा है, उड़ते उड़ते सपोज करो ये इस रास्ते पे जा रहा होगा। यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से इस एंगल पे इसको फायर करा। कितने एंगल पे, सपोज थीटा एंगल पे, वर्टिकल से बना दिया देखो मैंने एंगल, वर्टिकल से थीटा एंगल पे मैंने किसी यू वेलोसिटी से इसको फायर किया। और ये फाइनली जो मेरी एंटी एयरक्राफ्ट गन से मिसाइल निकली वो जाते 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 इसको यहाँ पे टकरा गई, यहाँ पे ब्लास्ट हो गया प्लेन, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लास्ट, यहाँ एक्सीडेंट हो गया उस जेट प्लेन का और वो ब्लास्ट हो गया। बात क्लियर हो रही है भाई। देखो ना ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी एंटी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर था जेट प्लेन, ये आपका यहाँ पे क्या था, ये जेट प्लेन था, लिख लेना लोकेशन, ये मेरा जेट प्लेन था इस जगह पे जो मैंने बनाया है। अब ये उड़ रहा है, रुकेगा थोड़ी ना तुम्हारे लिए कि आओ मुझे मारो, तो ये यहाँ से उड़ रहा है लगातार सामने की तरफ, उड़ता जाएगा। तो जितने डिस्टेंस, जितने टाइम में, टाइम तो कांस्टेंट टी रहेगा, टी टाइम में अगर ये जेट प्लेन यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो इससे निकलने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन से निकलने वाली बुलेट को भी तो टी टाइम में यहाँ पहुँचना पड़ेगा भाई। अगर ये देर से पहुँची तो ये आगे निकल जाएगा ना और मिस हो जाएगी आपका शॉट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने टाइम में एंटी एयरक्राफ्ट गन से आपकी बुलेट निकली उतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस जेट प्लेन मस्ट बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट, या जो भी इसमें से बुलेट निकली होगी जो भी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बराबर होंगी तो हमारा जेट प्लेन स्ट्राइक हो जाएगा। तो क्या कर लूँगा यहाँ पे, टू ब्लास्ट द जेट प्लेन, to blast the jet plane horizontal distance
हॉरिजॉन्टल, थोड़ी थोड़ी लिखनी पड़ती है समझने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय जेट प्लेन मस्ट बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट। ठीक है, जो भी उसमें से बुलेट निकली होगी या मिसाइल निकली होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलेट फ्रॉम गन, है ना, एंटी एयरक्राफ्ट गन लिख लेना। तो जितनी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये गन चलेगी, गन से निकलने वाली बुलेट चलेगी, उतनी डिस्टेंस जेट प्लेन चलेगा। जब दोनों डिस्टेंस अगर बराबर होंगी कि जितनी डिस्टेंस ये चले उतनी डिस्टेंस तुम चला दो, तो पक्का स्ट्राइक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बस हो गई कहानी खत्म। तो जेट प्लेन के थ्रू कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 720 किलोमीटर पर आवर है, तो 720 किलोमीटर पर आवर है भाई साहब, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, इनटू टाइम। सपोज टी टाइम बाद ऐसा हुआ होगा, है ना, इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस वन। तो यहाँ पे कैसे लिखूंगा भाई, इसके तो दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, अब की बार ध्यान से देखना, कंपोनेंट अलग तरह से टूटेंगे। अब की बार एंगल वर्टिकल से बना हुआ है, तो ये वाला कंपोनेंट की बार यू साइन थीटा आएगा। ठीक है, गलती मत कर देना इस क्वेश्चन में, ये बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड। तो ये बैठेगा यू कॉस थीटा, मैंने बहुत क्लैरिटी से समझाए थे कंपोनेंट और कहा था कहीं भी लग जाते हैं अब तो ये। तो वर्टिकल से एंगल यहाँ से बना हुआ है, तो जिधर आता है एंगल उधर आता है कॉस, तो कॉस यहाँ आएगा, साइन यहाँ आएगा। आपको कौन सा चाहिए, आपको ये चाहिए कि यहाँ से जो बुलेट निकली होगी उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, तो यानी यू साइन थीटा इनटू टाइम। ठीक है, टाइम से टाइम कट गया, समझ में आ रही है बात। अब देखो तुम्हें यू पता है क्या, यू क्या है, एंटी एयरक्राफ्ट गन से निकलने वाली बुलेट की स्पीड, देखो शायद है ये 600 मीटर पर सेकंड, पता है ये भी 600 मीटर पर सेकंड, ये भी पता है। तो ठीक है भाई, इसको भी रखो। तो यहाँ से 18 4 जा, ये कट गया, ठीक है, 18 से 4 टाइम्स ये कट गया हमारे पास, और इसके अलावा 5 4 जा 20, 200 हो गया, इज इक्वल टू यू कितना है, यू है 600 इंटू साइन थीटा। तो भैया यहाँ से हमारे पास साइन थीटा जो है वो 1/3 आ गया। साइन थीटा कितना आया, 1/3 आ गया, और थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया साइन इनवर्स 1/3, क्योंकि 1/3 की वैल्यू आपको पता नहीं होती साइन के टर्म्स में, नहीं पता ना, तो आप क्या करोगे, हेंस आ गया ना एक आंसर, कितने एंगल पे फायर करना है, हेंस द एंटी एयरक्राफ्ट गन शुड बी फायर्ड एट एन एंगल ऑफ, लिख लेना, वर्ड्स में बोल रहा हूँ साथ साथ लिख लेना, हेंस द एंटी एयरक्राफ्ट गन शुड बी फायर्ड एट एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स 1/3 फ्रॉम दी वर्टिकल। ठीक है, ये वर्ड ज़रूरी हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, हमने प्रोजेक्शन एंगल निकाल डाला इस क्वेश्चन का। अब क्या पूछा है, एट वॉट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट। अगर इस जेट प्लेन को हिट होने से बचाना है तो इसको कितनी मिनिमम हाइट पे इसको उड़ाना चाहिए। तो सोचो ज़रा, यहाँ से आपकी इस एंटी एयरक्राफ्ट गन से बुलेट निकली, ऐसे करते करते अगर ये इसकी मैक्सिमम हाइट से ऊपर उड़ा ले, सपोज करो ये ऐसे चलते चलते नीचे आ जाएगी ना, फिर यूँ, समझ रहे हो ना बात। तो अगर ये मैक्सिमम हाइट है, सपोज करो कि जो एंटी एयरक्राफ्ट गन से बुलेट निकली उसके थ्रू मैक्सिमम हाइट जो अटेन होती है, अगर आप मैक्सिमम हाइट से ऊपर उड़ा लो अपने प्लेन को, तो ऑब्वियसली बात है कि कभी भी आपकी उस एंटी एयरक्राफ्ट गन से आप उसे हिट नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है ना बात। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि ये जो मेरी एंटी एयरक्राफ्ट गन है इसके थ्रू निकलने वाली बुलेट कितनी मैक्सिमम हाइट तक आती है। सपोज इसकी मैक्सिमम हाइट है 2 किलोमीटर, एग्जाम्पल के तौर पे, कि जो बुलेट इसमें से निकलेगी वो 2 किलोमीटर की मैक्सिमम हाइट तक जा सकती है, यानी 2000 मीटर की मैक्सिमम हाइट तक जा सकती है। तो अगर वो पायलट 2000 यानी 2100 मीटर की हाइट पे उड़ाए अगर, तो बच जाएगा भाई, सीधी सी बात है ना। देखो पायलट उड़ रहा है यहाँ पे, मतलब जेट प्लेन उड़ रहा है यहाँ पे, और हमारे पास जो एंटी एयरक्राफ्ट गन से बुलेट निकलेगी और वो ऐसे स्ट्राइक होते होते यूँ निकल जाएगी। तो बच गए नहीं बच गए, क्योंकि भाई ये डिस्टेंस सपोज 2 किलोमीटर थी और पायलट तो अपना मज़े में 2 किलोमीटर से ऊपर पे उड़ा रहा था, वो 2100 मीटर पे उड़ा रहा था। बात समझ में आ गई ना। तो आपको ये कहना है इस क्वेश्चन का कि जेट प्लेन हिट नहीं होना चाहिए, तो उस पायलट को कितनी ऊंचाई पे जेट प्लेन को उड़ाना चाहिए। अब देख तो लो कि आप ये नीचे जो आर्टिलरी गन है, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है, वो कितनी हाइट तक जो बुलेट है वो फायर कर सकती है। अगर आप उसकी रेंज से ही बाहर चले जाओ, आप वो अगर 2 किलोमीटर तक की हाइट पे फायर कर सकती है, तो आप 2 किलोमीटर से ऊंचा उड़ने लगो, बच जाओगे।
है ना, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर पाएगा यहाँ पे, तो निकाल लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो नाउ टू अवॉइड द हिट pilot should fly the jet plane at a height greater than, किस हाइट से ज़्यादा पे, greater than the maximum height of bullet from एंटी एयरक्राफ्ट गन। ठीक है, सपोज ये ऐसे है, मैं इसको थोड़ा सही अगर लिखता हूँ, एंटी एयरक्राफ्ट गन। तो मतलब एंटी एयरक्राफ्ट गन की जो मैक्सिमम हाइट है उससे निकलने वाली बुलेट की, अगर पायलट उससे ऊपर उड़ाने लगे तो बच जाएगा। तो निकाल लो एंटी एयरक्राफ्ट गन की मैक्सिमम हाइट कितनी है, उससे निकलने वाली बुलेट की मैक्सिमम हाइट कितनी है। H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। भाई ऐसे तो निकालोगे, एयरक्राफ्ट गन से बुलेट तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के केस में आएगी ना, तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है, कितनी मैक्सिमम हाइट पे बुलेट जा सकती है, तो निकाल लो डायरेक्ट फॉर्मूले से। H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। इसमें से 600 मीटर की स्पीड से निकलती है बुलेट, तो 600 का स्क्वायर मीटर पर सेकंड है ये। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा था 1/3, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/9 अपॉन 2G। जी कितना है, जी कितना लेके चल रहे हो जब से, जी को आप लोगों ने कहीं यूज़ करा था क्या, नहीं, ये बोला है जी 10 बोला है, जी है हमारे पास 10। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 3600 4 0 आएंगी, है ना, 6 का स्क्वायर 36 और 2 0 4 0। ठीक है, इंटू 1/9 अपॉन में कितना है 20। ठीक है, तो इस एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 9 से 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 टाइम्स और 4000। ठीक है, आधा हो गया, तो कितना आया 2000 मीटर, यानी 2 किलोमीटर की मैक्सिमम हाइट आई। तो क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट 2 किलोमीटर की आई उस एंटी एयरक्राफ्ट गन से निकलने वाली बुलेट की। देयरफॉर पायलट शुड फ्लाई एट हाइट मोर देन 2 किलोमीटर फ्रॉम ग्राउंड, है ना, ग्राउंड से 2 किलोमीटर से ज़्यादा की हाइट पे अगर वो पायलट उड़ाए अपने प्लेन को तो हिट होने से बच जाएगा। बात समझ में आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मान के चलो प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में आता है आपकी एनसीईआरटी से ये। ठीक है, अच्छा, इसमें निकलते हुए आप लोगों को लगता है कि सर आपने सही करा है, जबकि मैं आपको बताऊं ना कायदे में ये जो क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन करा है ना गलत है, ये गलत हो गया, बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक करी है। अब हमें पता भी नहीं लगी, हम तो खुश होकर बैठ गए, वाह 2 किलोमीटर आ गया, ठीक है 2 किलोमीटर से ऊपर उड़ा लेंगे तो बच जाएंगे ना, गलती कर दी आपने, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक जो पता भी नहीं लगती, बिल्कुल पता भी नहीं लगी, सब कुछ सही नज़र आ रहा है भाई, नहीं गलती हो गई भाई। कैसे, आपका जो यहाँ से फायरिंग की गई है वो फायरिंग करी गई है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, ठीक है सब कुछ, एंगल तो देख लो, आपका जो ये फार्मूला था उस फार्मूले में जो ये एंगल थीटा आया करता था जब इसका डेरिवेशन किया गया था वो आया करता था हॉरिजॉन्टल वाला, यस और नो, आपने यहाँ से क्या कौन सा ले रखा है वर्टिकल वाला, यानी आपको यहाँ पे ये वाला एंगल चाहिए, ये कितना आएगा, ये 90 माइनस थीटा आएगा, यही तो गलती है, बस सब लोग इसी में मात खा जाते हैं इस क्वेश्चन में। ये एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा। भाई मुझे बताओ ना, इस फॉर्मूले को जब डेराइव किया था तो ये वाला एंगल जो लिया था ये हॉरिजॉन्टल से लिया था ना, तो अब की बार ये थीटा कहाँ से है वर्टिकल से, तो ये तो रख नहीं सकते, हमें तो हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए। टोटल 90 होता है, 90 में से माइनस कर दो तो 90 माइनस थीटा, यहाँ क्या रखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ थीटा डैश करके 90 माइनस थीटा भर देना, मतलब कि यू स्क्वायर लाइनें और आएंगी, समझ में आ रही बात, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन में 2G, यानी कि क्या आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। अब बात समझ में आ गई। इसके बाद अब क्वेश्चन को यहाँ पे लेके जाओगे आप, यू स्क्वायर की वैल्यू ये भरोगे, कॉस थीटा 1/9 नहीं हो सकता, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 1/3 है, फॉर्मूले से निकालो ज़रा इसको, कॉस की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/9, तो 8/9 हो जाएगा, 8/9 कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 8/9। भाई देखो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकाला, कितना आया 8/9, और 8/9 यहाँ पे लाके अब भरोगे। अब आई बात समझ में, छूट गया था ना एक बड़ा कॉमन सी मिस्टेक, 8/9 क्या आएगा 8/9, है ना। ऐसे चलते चलते साथ में क्या चलता रहेगा, सब कुछ सॉल्व करते रहोगे। तो यहाँ से भी हमारे पास 8/9 आया, 9 से आप लोगों ने इसे सॉल्व करा, अपॉन में ये सब चलता रहा, तो हमारे पास साथ साथ में 8 चलता रहेगा, यानी कि यहाँ भी क्या आएगा 8 2 जा 16, ठीक है 16 किलोमीटर आएगा। तो उस पायलट को 16 किलोमीटर से ज़्यादा की हाइट पे उड़ाना पड़ेगा प्लेन को। मेरी बात समझ में आ गई। जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा किया गया था ताकि स्टार्टिंग में लगता है बड़े मज़े में क्वेश्चन हो गया, बट बाद में पता लगता है ओ ये थीटा का तो ध्यान ही नहीं करा। फार्मूला जब यू बनाया था तो थीटा हॉरिजॉन्टल से था, और क्वेश्चन में सारा थीटा वर्टिकल से चल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल वाला कितना आएगा 90 माइनस थीटा, तो 90 रखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा यहाँ पे। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/9 कहाँ से आई, साइन थीटा 1/3 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1/9, 9 माइनस 1 8/9, तो कॉस स्क्वायर थीटा की कंप्लीट वैल्यू 8/9 है। तो 8/9 भर दी मैंने कंप्लीट वैल्यू। तो उसके बाद 9 से ये सब कुछ जैसे पहले कटा था वैसे कटा, 80 तो एक्स्ट्रा आया। 16 किलोमीटर की हाइट पे उड़ाना, 16 किलोमीटर से ज़्यादा की हाइट पे उड़ाना पड़ेगा प्लेन। बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, जेट प्लेन ऐसे ही होते हैं, इतनी इतनी हाइट पे उड़ते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद फाइनली मैंने क्वेश्चन सारे अपने इंपॉर्टेंट करा दिए। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर किसी बिल्डिंग के ऊपर से किसी चीज़ को फेंका था, पूछा था कितने डिस्टेंस पे जाके गिरी, कितना टाइम लगा, और ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक होगी। बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करोगे खुद से। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट का है, प्रैक्टिस ताकि अच्छी हो जाए इस वजह से ये दिया है। सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, तीनों पार्ट तुमसे पूछे, अटेम्प्ट कीजिएगा, प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। अब जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे प्रूव करते हैं कि प्रोजेक्टाइल का में मोशन में जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, यानी उसकी ट्रेजेक्टरी की जो इक्वेशन आएगी उसको प्रूव करवाऊंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में, और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे फिर। ठीक है ना, तो देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, सब कुछ बातें समझ आएंगी। कहीं पे डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दिया कीजिए, आपको बता दूंगा जहाँ भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है।